गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज का जो एपिसोड है यह जैव भूगोल के आधार पर पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। इससे पूर्व हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज मिल रही है, साथ में मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज है और इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज तथा कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज के साथ साथ आपको कुछ क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी सीरीज का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। तो आइए आज का प्रश्न प्रारंभ करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि सतत विकास में कितने उद्देश्य और कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वैसे इसकी अगर शुरुआत की हम बात करें तो 1987 में एक कमेटी का गठन होता है जिसका नाम है बर्टलैंड कमेटी। इसके पश्चात IPCC का गठन होता है और IPCC का रिपोर्ट आती है 1990 में, और इसी के आधार पर 1992 में एक सम्मेलन होता है जिसका नाम है पृथ्वी सम्मेलन, और इसी पृथ्वी सम्मेलन में एक एजेंडा 21 की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? एजेंडा 21। और यही एजेंडा 21 वर्तमान का रूप बदल करके यह मिलेनियम डेवलपमेंट गोल तथा आज का यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहलाता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्थात SDG में कितने टारगेट हैं, तो SDG का जो कार्यकाल है यह शुरू होगा 2016 से और कब तक है तो 2030 तक इसका कार्यकाल है, अर्थात 15 वर्षीय यह योजना है जिसमें 17 लक्ष्य हैं और 169 टारगेट हैं। इस आधार पर देखा जाए इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2010 के जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। क्या यह सेंटेंस सही है या गलत? यह सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। इसी प्रकार जो लिखा है भारत में परियोजना टाइगर 1973 अर्थात जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 की है, ये भी बात सही है। तीसरा लिखा गया है बाघ परियोजना को बाघों और उनके शिकार से सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है, तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही है और इस आधार पर जो हमारा आंसर होगा ये हो जाएगा डी। तो आंसर क्या हो गया? डी। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन से पद का प्रयोग सांस्कृतिक समूहों और उनके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंध को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इसका तात्पर्य है कि सांस्कृतिक जो समूह और उनके प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध हैं इसको प्रदर्शित करने का हम प्रयास करते हैं। किससे? सांस्कृतिक पारितंत्र से। जिस प्रकार से हमारे कृत्रिम पारितंत्र होते हैं जिसमें गेहूं के खेत होते हैं, धान के खेत या घास के मैदान होते हैं, उसी प्रकार हमारे प्राकृतिक पारितंत्र भी होते हैं और सांस्कृतिक पारितंत्र भी होते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है पारिस्थितिकीय मंडल वह पर्यावरण है जिसमें वायु, जल एवं पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं तथा पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यह किसने दिया है स्टेटमेंट? तो यहाँ पर स्टेटमेंट के विषय में पूछा है और यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? तो हचिंसन महोदय के द्वारा दिया गया है, अर्थात आंसर हो जाएगा ए। इस प्रकार से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो एकदम टू द पॉइंट होते हैं, अर्थात सिद्धांत पर आधारित होते हैं, उसमें कुछ अपना विचार नहीं होता है, बल्कि जो उन्होंने विचार दिया है उसी विचार को एज इट इज हमको समझना होता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि भूगोल मानव पारिस्थितिकीय के रूप में, अर्थात यहाँ पर लिखा है भूगोल मानव पारिस्थितिकीय के रूप में, और बताना है यह संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है। तो यह संकल्पना H बैरोज महोदय ने प्रतिपादित किया है। कौन सी संकल्पना है? भूगोल मानव पारिस्थितिकीय के रूप में। अगला यहाँ पर प्रश्न है अर्थात नीरी, यहाँ पर लिखा है NEERI, इसी को कहते हैं नीरी। अगर नीरी का हम पूरा नाम बताएं तो इसको कहते हैं नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नागपुर में। कहाँ पर है? नागपुर। और नागपुर किसका पार्ट है? यह महाराष्ट्र का पार्ट है। और नीरी का पूरा फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट।
यह किस पर कार्य करता है, इसका जो शोध का विषय है यह है पर्यावरण। तो यह पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संबंध में जो भी तथ्य हैं उन तथ्यों पर यह रिसर्च करने वाली संस्था है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, एक प्रकार से कूटबद्ध टाइप का प्रश्न है। 4 यहाँ पर कूट है और बताना है किसमें से कौन सा प्रश्न सही होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, यह भूतल पर एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। किसके विषय में लिखा है? पारिस्थितिकीय तंत्र के विषय में। कि क्या पारिस्थितिकीय तंत्र भूतल पर एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है या नहीं? तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट कैसी है? सही है। इसी प्रकार लिखा है कि यह एक समृद्ध तंत्र है। तो समृद्ध का तात्पर्य होता है क्लोज्ड। हमने आपसे पहले ही पिछले एपिसोड में ही यह डिस्कस कर लिया है कि जो पारिस्थितिकीय तंत्र होता है या प्राकृतिक कोई भी तंत्र होते हैं ये ओपन सिस्टम होते हैं, ना कि क्लोज सिस्टम। तो अर्थात यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर लिखा है क्लोज्ड सिस्टम, जबकि पारिस्थितिकीय तंत्र कैसा सिस्टम होता है? ओपन सिस्टम होता है। तीसरा स्टेटमेंट लिखा है कि यह विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा चालित होता है, परंतु सौर ऊर्जा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है। चौथा लिखा है, इसमें मापक आयाम नहीं होता है। यह पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि इसका भी हम लोग मापन करते हैं और मापन करने के लिए हम लोग कैलोरी मान का इस्तेमाल करते हैं कि कितने ऊर्जा का ट्रांसफर एक स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर किया जाता है। इस आधार पर इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर होगा ये हो जाएगा बी, अर्थात 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता को नहीं बढ़ावा देता है? यहाँ पर स्थिरता के विषय में बताना है। अब आपको देखना है यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट लिखा है, वैसे अगर आंसर की बात करें तो आंसर तो चौथा है, क्योंकि मानव जनसंख्या में जब वृद्धि होती है इससे जो भी प्राकृतिक संसाधन है इसका हम लोग अंधाधुंध तरीके से या कहें तो अविवेकपूर्ण तरीके से दोहन करते हैं, जिससे हमारा पारिस्थितिकीय तंत्र असंतुलित होता है और अस्थिर होता है। तो यही तो आंसर सही होगा, क्योंकि यह जो है पारिस्थितिकीय तंत्र में स्थिरता नहीं प्रदान करता है। तो इस आधार पर अगर हम कहें तो यह स्टेटमेंट गलत है और गलत होने के कारण ही यह सही है। बाकी जितने भी यहाँ पर स्टेटमेंट लिखे गए हैं, चाहे पारिस्थितिकीय तंत्र में प्रत्येक तत्व के उत्पादन तथा उपभोग में संतुलन, ऊर्जा के निवेश एवं निर्गम में संतुलन, विभिन्न जैव भू रासायनिक चक्रों की सुचारू रूप से कार्यशीलता, ये सभी स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो चौथा स्टेटमेंट है और गलत है, इसी आधार पर यह आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा पारिस्थितिकीय संसाधनों के प्रबंधन के संबंध में सही है? अब यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के विषय में प्रश्न पूछा है। तो प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन का तात्पर्य यही होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का तर्क संगत विदोहन हो, अर्थात विवेकपूर्ण तरीके से प्राकृतिक संसाधन का हम दोहन करें और उस प्राकृतिक संसाधन का हम विकास करें, उसमें इन्हांसमेंट करें। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो बी स्टेटमेंट अर्थात बी विकल्प हमारा सही है। शेष जितने विकल्प दिए गए हैं ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि लिखा है पहला प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन। तो प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन तो कई प्रकार से हो सकता है, तर्क संगत हो सकता है या असंगत भी हो सकता है। तो ये पूरा स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है किसी भी पारिस्थितिकीय संसाधन को। इसी प्रकार सी विकल्प भी पूरी तरीके से यह स्पष्ट नहीं कर पा रहा है और डी भी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो बी विकल्प है ये पूर्णतया प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के विषय में सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, किसी पारिस्थितिकीय तंत्र का आधारभूत तत्व है। अब पारिस्थितिकीय तंत्र का वैसे अगर हम बात करें आधारभूत तत्व की, तो सबसे आधारभूत तत्व होता है आहार श्रृंखला, या जिसको कहते हैं खाद्य श्रृंखला। क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। और इसी खाद्य श्रृंखला में एक है जो प्रवाहित होता है, वह है ऊर्जा। तो यहाँ पर चूंकि खाद्य श्रृंखला का जिक्र नहीं किया गया है, तो ऐसे में खाद्य श्रृंखला हो गया, ऊर्जा का प्रवाह हो गया, तो सबसे ज़्यादा बेहतर आंसर हो जाएगा ऊर्जा का प्रवाह। क्या हो जाएगा? ऊर्जा का प्रवाह। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, निम्न में से कौन एक सही कथन नहीं है या सही कथन है? तो यहाँ पर देखिए 4 स्टेटमेंट लिखा है और इसमें से अगर देखा जाए तो एक ही स्टेटमेंट गलत है, शेष मतलब यहाँ पर लिखा है सही कथन का चयन करना है, अर्थात 3 गलत है, 1 सही है। जैसे पहला लिखा है, इकोक्लाइन जैविक समुदाय खासकर वनस्पति के परिवर्तन की ढाल को प्रदर्शित करता है। तो पहला ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पर चारों में एक ही पॉइंट को डिफाइन करना है और वो पॉइंट है इकोक्लाइन।
तो इकोक्लाइन का तात्पर्य ही होता है कि जैविक समुदाय खासकर वनस्पति के परिवर्तन के ढाल को प्रदर्शित करना, अर्थात प्रवणता की बात करता है। किसकी बात करता है? प्रवणता की बात करता है। तो यह प्रवणता का स्टेटमेंट जो जैविक समुदायों में होता है, इसी को कहते हैं इकोक्लाइन, अर्थात पहला आंसर ही सही है, शेष सभी गलत हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न लिखा है, विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों तथा उनके भौतिक वातावरण से अंतर संबंध के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर हमको बताना है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है विभिन्न जीवों के अंतर संबंध तथा उनके भौतिक वातावरण से अंतर संबंध के अध्ययन को, वैसे इस प्रकार के डेफिनेशन अगर देखा जाए तो ओडम महोदय ने दिया है। किसने दिया है? ओडम महोदय ने दिया है। और इसी को कहते हैं पारिस्थितिकीय। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय। पारिस्थितिकीय के अंतर्गत ही हम लोग जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंधों की चर्चा करते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से कौन पारिस्थितिकीय की सही परिभाषा है? अब बताना है, पारिस्थितिकीय के विषय में बहुत सी परिभाषाएं यहाँ पर लिखी गई हैं, लेकिन एक ही परिभाषा है जो सबसे बेहतर है और वो विकल्प है आपका है सी। यहाँ पर लिखा है कि पारिस्थितिकी एक विज्ञान है जो एक तरफ अजैविक एवं जैविक संगठकों के मध्य तथा दूसरी तरफ जैविक संगठकों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। क्योंकि एक प्रक्रिया तो पारिस्थितिकी में यही होता है कि जैविक अजैविक आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं और दूसरी तरफ जो जैविक घटक होता है ये स्वयं आपस में भी क्रिया और प्रतिक्रिया के माध्यम से जुड़ा होता है। तो इस आधार पर सबसे बेहतर जो आंसर होगा ये हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, एक पारिस्थितिकीय तंत्र के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट हैं और इसमें से 3 सही है, सिर्फ एक ही गलत है और उसी गलत का चयन करना है। वैसे तो आंसर पारिस्थितिकीय तंत्र के विषय में है डी वाला। क्यों? क्योंकि जो पारिस्थितिकीय तंत्र होता है यह क्लोज्ड नहीं होता। समृद्ध का तात्पर्य क्या होता है? क्लोज्ड। जबकि पारिस्थितिकीय तंत्र कैसा सिस्टम होता है? ओपन होता है। तो यह पारिस्थितिकीय तंत्र को डिफाइन नहीं कर रहा है और इस आधार पर यह गलत है और गलत होने के कारण यही आंसर हो जाएगा। तो इस जितने यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं सब पारिस्थितिकीय तंत्र को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जैव विविधता का जो हॉट स्पॉट होता है यह संबंधित नहीं है। तो भारत में देखा जाए तो 4 हॉट स्पॉट हैं और ये चारों कौन कौन से हैं? तो एक हमारा हिमालयन क्षेत्र है, एक उत्तर पूर्वी हिमालय का क्षेत्र होता है, एक है पश्चिमी घाट और एक है पूर्वी घाट और सुंडालैंड का क्षेत्र। तो इस सेक्शन में देखा जाए तो विंध्याचल का जिक्र नहीं होता है। तो विंध्याचल जो है यह हॉट स्पॉट के दायरे में नहीं है और जब हॉट स्पॉट के दायरे में नहीं है तो यही जो है गलत है और गलत होने के कारण यही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के जैव विविधता हॉट स्पॉट की सूची से सम्मिलित नहीं है? अर्थात यहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र दिया गया जिसका संबंध जैव विविधता के हॉट स्पॉट से नहीं है। हिमालय प्रदेश तो है, उत्तर पूर्वी प्रदेश भी है, पश्चिमी घाट भी है, लेकिन सुंदरबन का संबंध हॉट स्पॉट से नहीं है और इस आधार पर यही गलत है और गलत होने के कारण यह आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकीय कर्मता अर्थात निसे, पारिस्थितिकीय कर्मता को ही हम लोग निसे कहते हैं, से संबंधित है? यहाँ पर प्रतिस्पर्धात्मक निष्कासन का नियम होता है। इसका तात्पर्य होता है कि एक प्रकार के प्राकृतिक आवास में एक ही प्रकार का स्पीसीज रह सकता है। यदि दूसरा स्पीसीज वहाँ पर आता है तो जो मूल स्पीसीज है वह उसको वहाँ पर प्रतिस्पर्धा देता है और इस प्रतिस्पर्धा में जो सबल होता है वो वहाँ पर सरवाइव करता है और जो कमज़ोर पड़ता है वह वहाँ से निकाल दिया जाता है, मतलब वहाँ से उसका पलायन हो जाता है। उसी को कहते हैं प्रतिस्पर्धात्मक निष्कासन का नियम। अर्थात यह किसका संबंध है? पारिस्थितिकीय कर्मता या निसे, या जिसको कहते हैं हैबिटाट, जो मूल आवास किसी भी स्पीसीज का होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सम पारिस्थितिकीय के विषय में या बारे में कौन सा कथन स्टेटमेंट सही है? इसका हमको चयन करना है। तो यह जो सेंटेंस है यह जीव समुदाय, बी वाला विकल्प है कि यह जीव समुदाय के जटिल अंतर संबंध का अध्ययन करता है। तो अगर आपसे कभी भी सम पारिस्थितिकी के विषय में पूछा जाए तो आपको स्पष्ट सीधा देना है कि जीव समुदायों के जटिल अंतर संबंध का अध्ययन ही जो है वह कहलाता है सम पारिस्थितिकीय। क्या कहलाता है? सम पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है,
पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संगठक होते हैं, जो यहाँ पर बताना है। दो संगठक हैं, कौन कौन से हैं? एक जैविक घटक होता है और एक अजैविक घटक होता है। यह जैविक और अजैविक घटक आपस में अंतर संबंधित होते हैं तथा जैविक घटक आपस में भी अंतर संबंधित होते हैं। यही ओडम महोदय ने बताया है, जो पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा में डिफाइन है। तो इस प्रकार इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, हाँ ठीक, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि पारिस्थितिकीय व्यवस्था में जीव का विशिष्ट स्थान क्या कहलाता है? तो अगर किसी पारिस्थितिकीय व्यवस्था में हम देखें, जीव का जो विशिष्ट स्थान होता है, अर्थात जहाँ पर उसका निवास होता है, क्योंकि हर प्रकार के स्पीसीज का एक निवास होता है जहाँ पर वह रह सकता है, उसी को कहते हैं निसे। क्या कहते हैं? निसे। आप पिछले प्रश्न में देखिए, यहाँ पर लिखा है, हाँ ये देखिए यहाँ पर, हाँ, पारिस्थितिकीय कर्मता। पारिस्थितिकीय कर्मता को ही कहते हैं प्राकृतिक आवास, इसी को कहते हैं निसे। और उसी का यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है विशिष्ट स्थान। क्या लिखा है? विशिष्ट स्थान। तो इसी को कहते हैं गर्तस्थ या निसे। अगला प्रश्न यहाँ पर है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 का है, कब का है? यह 1987 का है और ओजोन क्षरण के संरक्षण हेतु यह प्रोटोकॉल लाया गया था और इसका आधार है 1985 का वियना कन्वेंशन। तो यह वियना जो कन्वेंशन है, इसी वियना कन्वेंशन का कह सकते हैं अमली जामा जो रूप है, वह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का है, जो ओजोन क्षरण की समस्या के समाधान हेतु बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र का महत्वपूर्ण तत्व है? वैसे इसी प्रकार से एक प्रश्न आपने पहले ही देख लिया इसी एपिसोड में, तो एक प्रकार का प्रश्न यहाँ पर भी है। यहाँ पर यह प्रश्न लिखा है कि पारिस्थितिकीय तंत्र का महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो वैसे सबसे महत्वपूर्ण तत्व अगर कोई है तो वह है खाद्य श्रृंखला। और इस खाद्य श्रृंखला में एक प्राणी से अगले प्राणी पर या एक स्तर से अगले स्तर पर किसका प्रवाह होता है? ऊर्जा का प्रवाह होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो वो होता है खाद्य श्रृंखला। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नांकित किस अवधारणा में निर्णय प्रक्रिया में पर्यावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक कारकों के महत्व को दर्शाने वाला जो ट्रिपल बॉटम लाइन है शब्द परिभाषित किया गया है, उसको कहते हैं समवहनीयता। समवहनीयता को हम कहते हैं सस्टेनेबल। सस्टेनेबल को ही कहते हैं संधारणीय, टिकाऊ। तो जो संधारणीय शब्द है टिकाऊ विकास है, या जिसको सस्टेनेबल कहते हैं। तो इन सब का तात्पर्य होता है कि एक ऐसा कार्यक्रम या एक ऐसी योजना जिसमें पर्यावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक तीनों महत्व को हम, या तीनों कह सकते हैं जो सेगमेंट हैं, तीनों सेगमेंट पर बराबर ध्यान दें। और इसी पर एक सिद्धांत भी दिया गया है। किसका सिद्धांत है? जिसको कहते हैं दसमन का त्रिभुजाकार मॉडल। दसमन के त्रिभुजाकार मॉडल में भी ये तीनों पॉइंट वहां पर इंडिकेट किए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, पॉली क्लाइमेक्स की जो संकल्पना है यह किसने प्रतिपादित किया है? एजी टांसले महोदय ने। किसने किया है? एजी टांसले महोदय ने प्रतिपादित किया है। आपको स्पष्ट होना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडल में पुनः चक्रित नहीं होता है? जैव मंडल में ऊर्जा का पुनः चक्रण नहीं होता है। ऊर्जा केवल वन वे होता है। चाहे कार्बन चक्र हो, चाहे जल चक्र हो, चाहे नाइट्रोजन चक्र हो, या कोई भी पोषक तत्व हो, इस चक्र के रूप में चलता है, लेकिन ऊर्जा का चक्रीय प्रक्रम नहीं होता है। तो इस आधार पर आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस प्राणी जात समूह में स्थानिक प्रजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो सर्वाधिक जो होता है ये होता उभयचर। उभयचर का तात्पर्य जो जल और स्थल दोनों में रहता है। तो ऐसा परिवेश एक लिमिटेड एरिया में ही होता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? स्थानिक प्रजाति का सर्वाधिक प्रतिशत।